कक्षा 11 के छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 11 जो फाइनल एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पेपरों का अध्ययन करेंगे। ये पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो आपके होम एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पूरा पेपर है, पेपर का एक सेट बना हुआ है। उस सेट के अंतर्गत हम लोग जो है सभी प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कक्षा 11 के एग्ज़ाम सीरीज़ को। क्या किसी कृत्रिम उपग्रह को ऐसी कक्षा में स्थापित करना संभव है कि जिसके कारण वह सदैव लखनऊ या दिल्ली के ऊपर दिखाई देता रहे? ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि लखनऊ या दिल्ली शब्द है। यहाँ पर अगर जो आपका कोई जो शहर है वो बदल रहा है तो इस आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी बदल जाएगा। तो लखनऊ या दिल्ली के लिए है तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किताब में वर्णित है तो उसी का आंसर है नहीं। लखनऊ दिल्ली पर नहीं दिखाई दे सकता है कि उसका कारण क्या है? क्योंकि उपग्रह के सदैव दिखाई देने के लिए उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के विषुवतीय तल में परिक्रमण काल के समान होना चाहिए। यानी कि उपग्रह जो घूम रहा है उसका परिक्रमण काल कैसा हो? विषुवतीय तल में परिक्रमण काल के समान हो जाए। चूंकि लखनऊ व दिल्ली विषुवतीय तल में उपलब्ध नहीं है, अतः भू स्थिर उपग्रह जो है वह लखनऊ या दिल्ली के ऊपर सदैव दिखाई नहीं देगा, सदैव दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर नहीं क्यों है? क्योंकि लखनऊ व दिल्ली कहाँ नहीं है? विषुवतीय तल में नहीं है। और विषुवतीय तल में नहीं है जिसके कारण उपग्रह आपको कहाँ लखनऊ या दिल्ली के ऊपर सदैव दिखाई नहीं देगा। कारण वही है कि विषुवतीय तल में परिक्रमण काल और उसका उपग्रह का परिक्रमण काल समान होना चाहिए, जिसके कारण ये दिखाई देते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो नहीं, और विषुवतीय तल में लखनऊ या दिल्ली नहीं है, इसलिए आपको ये लखनऊ या दिल्ली के ऊपर दिखाई नहीं देगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा लिखना है, यानी कि ये क्वेश्चन जड़त्वाघूर्ण का है। तो जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा दो प्रकार से होती है। यहाँ पर मैंने सरल परिभाषा लिख रखी है, इसके साथ में इसको थोड़ा सा भी और अध्ययन हम लोग कर लेंगे। तो जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कण के द्रव्यमान यम तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग आर स्क्वायर, दूरी का वर्ग करेंगे, दूरी आर है तो उसका वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा चूंकि ये सूत्र से ही बनाई गई तो सूत्र याद कर लेंगे तो परिभाषा बना लेंगे। यम का द्रव्यमान किग्रा होता है, आर का यम का मात्रक किग्रा होता है और आर का मात्रक मीटर होता है, इसलिए किग्रा मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा यम होती है और इसकी विमा यल होती है, तो यम यल की घात 2 हो जाएगी। यदि हम पूरे पिंड की बात कर ले तो पिंड में बहुत से कण होते हैं, तो आई का जो मान होगा आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। जड़त्वाघूर्ण आई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एम आर स्क्वायर। और सिग्मा एम आर स्क्वायर का मतलब हुआ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। इस बात को आप पढ़ेंगे कि निगमन में इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। केशकात्व से क्या तात्पर्य है? केशकात्व एक परिभाषा है, छोटी सी एक घटना है। तो केशकात्व को पढ़ते हैं। केश नली में, अभी केश नली क्या होती है? वह नली जिसमें बाल यानी कि केश के समान बारीक छिद्र हो उसे क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशकात्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशकात्व कहते हैं, क्योंकि केश नली बाल के बराबर बारीक छिद्र होगा, उसको केश नली कहेंगे। इसमें द्रव या तो ऊपर चढ़ेगा या तो नीचे। जो द्रव केश नली में चिपकने वाले होंगे वो ऊपर चढ़ जाएंगे, और जो द्रव चिपकने वाले नहीं होंगे जैसे पारा वो नीचे उतर जाएगा। अगर जो पारे में केश नली को खड़ा करेंगे तो पारा जो है वो केश नली में नीचे उतर जाएगा। केशकात्व का कारण क्या है? तो केशकात्व का कारण पृष्ठ तनाव है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है वो केशकात्व की घटना घटित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रक व विमा लिखिए। वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रक व विमा
लिखिए। वेग प्रवणता क्या होता है? तो द्रव की परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष, परिभाषा आप केवल इतनी याद कर लीजिए कि द्रव की परतों के बीच जो प्रवाह हो रहा है उसमें दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। अब द्रव की परतें से मान लीजिए ये परत एक द्रव की, एक परत ये हो जाएगी, एक परत ये हो जाएगी, इनमें परस्पर जो है वो सापेक्ष गतियां हो रही हैं। अब ये परत आगे, ये चूंकि मान लीजिए ये जमीन, ये आपका भूमि है, तो यहाँ भूमि पर जो परत टिकी हुई है तो भूमि स्थिर है, तो भूमि इस पर बल लगाएगी, श्यान बल लगाएगी, तो ये धीरे चलेगी। इसके ऊपर द्रव के ऊपर द्रव है तो थोड़ा घर्षण कम होगा, नहीं कि श्यानता थोड़ा कम हो जाएगी तो थोड़ा और तेज चलेगी। इसके ऊपर वाली परत और तेज चलेगी, ये धीमे चल रही है तो इससे थोड़ी तेज, ये इससे थोड़ी तेज, इस प्रकार से वेग बढ़ता जाता है। तो वही परिभाषा कि दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ये घटना कहाँ घटित होती है? तो ये द्रव की परतों के बीच में घटित होती है। तो वेग प्रवणता का मात्रक क्या? वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग परिवर्तन डेल्टा वी है, दूरी परिवर्तन को डेल्टा जेड मान लिया गया। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका मीटर पर सेकंड, इसका मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल सेकंड बचेगा, यानी कि प्रति सेकंड इसका मात्रक है, और इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये इसका विमीय सूत्र है। देखते हैं अगली परिभाषा। किसी पिंड के दृढ़ता गुणांक की परिभाषा लिखिए। दृढ़ता गुणांक का मतलब क्या है? एक परिभाषा ये भी है। दृढ़ता गुणांक के प्रत्यास्था गुणांक की श्रेणी वाली परिभाषा है। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है: यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो उसमें तीसरी परिभाषा ये है। ये देखते हैं दृढ़ता गुणांक की परिभाषा। दृढ़ता गुणांक क्या होता है? तो प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ के दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा कहते हैं। तो ईटा बराबर ये अपरूपक प्रतिबल का सूत्र है और ये विकृति का सूत्र। यहाँ पर विकृति थीटा से रिप्रेजेंट की जाती है। मान रख देंगे, हल कर देंगे। इनके मात्रक बहुत ही आसान। दृढ़ता गुणांक का मात्रक देखने के लिए एफ का मात्रक न्यूटन और ए का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र एफ का विमीय सूत्र m l t की घात -2 और बटे में l स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाएगा, ये विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे खंड की ओर। इस खंड के अंतर्गत हम लोग कुछ बड़े प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर g का मान वही है जो 100 किमी गहरी खान में है? इस प्रश्न में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यहाँ पर जो ऊंचाई दी है उसका मान बहुत कम दिया हुआ है। गहरी खान में मान दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा ऊपर की है। तो यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब बहुत अधिक ऊंचाई होती है तो उस दशा में द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करके सवाल को हल कर लेते हैं। यानी कि जो सूत्र आपका h ऊंचाई पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होगा, ये ऊपर जाएगा और द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देंगे। ये h गहराई नीचे वाला हुआ। तो इन दोनों सूत्रों को हमने लिख रखा है। उसके बाद में ये दोनों मान बराबर दिए हुए हैं, तो मान बराबर हम लोग कर देंगे। तो मान बराबर कर रहे हैं तो देखेंगे ये पद आ जाएगा। तो यच का मान बहुत कम है, किससे? आर ई से बहुत कम है, तो ये ऊपर जाएगा और द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। तो द्विपद प्रमेय से प्रसार केवल हम 2 पद तक ही करते हैं। 1 + x की घात n बराबर 1 + nx ही लिखते हैं। 1 + nx ही हम लोग इसे लिखते हैं। इसके आगे शेष आपको कुछ नहीं लिखना है, तो इसको हल कर लेंगे और ये ऊपर, तो ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो 2h बराबर h बचेगा। 2h बराबर h आ जाएगा। इस h का मान आपको 100 दिया हुआ है, यानी कि 50 किमी। इसको हल करेंगे तो 50 किमी आ जाएगा आंसर। यानी 50 किमी ऊपर जाने पर जो g का मान जो है वो 100 किमी गहरी खान के नीचे जाने पर बराबर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है और विमा लिखनी है। ये प्रश्न हमने नहीं लिख रखा है।
परिभाषा क्या होती है, गुरुत्वीय विभव है। तो विभव हम जानते हैं, विभव अगर शब्द कहीं पर आ जाए तो कार्य से उसका रिलेशन होता है। अनंत से हम किसी चीज़ को लाएंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव तो गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएंगे, और इंटर में जो परिभाषा है उसमें वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं। तो एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, कहाँ से लाना है, अनंत से, यानी कि जिसका हमें ज्ञान नहीं है वहाँ से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव v कहते हैं। v बराबर -w/m। ये माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। चूंकि छोटी सी परिभाषा लिखनी इसलिए इसका डिटेल नहीं लिखा हमने है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वैसे माइनस चिन्ह यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि कार्य हमें प्राप्त हुआ है। इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक किग्रा, तो बटे में तो जूल प्रति किग्रा हो जाएगा। विमी सूत्र, यहाँ पर जूल की बीमा रखेंगे, तो कार्य की बीमा रखेंगे, डब्लू की बीमा रखेंगे, और नीचे ये द्रव्यमान की, तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, तो यल स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी बीमा ml/t की घात -2 होती है। यह अदिश राशि है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2√2 मीटर त्रिज्या की एक चकती अपनी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। ये चकती है, ये अपनी अक्ष के परितः क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, यानी कि घूम रही है। उसकी परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या जो है ये घूर्णन त्रिज्या उसका दूसरा नाम है, ये परिभ्रमण त्रिज्या पूछ रहा है। तो चकती का जो जड़त्व आघूर्ण है उसका सूत्र अलग होता है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि चकती के लिए जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है वो 1/2 mr² होता है। तो r का मान कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है, यहाँ मान रख देंगे तो जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। ये 4 यम आया है, यम का मतलब 4 द्रव्यमान, इसका मात्रक हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो हल करेंगे तो इसका 2 दूनी 4, 2 और इसका 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 4 यम आ जाएगा। अब हमको परिभ्रमण त्रिज्या निकालनी है, तो घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका सूत्र लगा देंगे। तो परिभ्रमण त्रिज्या k बराबर √i/m होती है, जहाँ i जड़त्वाघूर्ण है, ये 4m है और यम रखे, m से m कैंसिल हो जाएगा और इस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, त्रिज्या दी हुई थी और परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो त्रिज्या से सबसे पहले जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे, फिर परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखते हैं अगली परिभाषा। घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए। स्थैतिक घर्षण कोण कहे या घर्षण कोण कहे, परिभाषा आपको एक ही लिखनी है। तो घर्षण गुणांक की परिभाषा बहुत आसान है, सूत्र से घर्षण गुणांक की परिभाषा बनी हुई है। म्यू यस, ये म्यू लिखा हुआ है, म्यू यस बराबर FS/R। FS क्या होता है, आपका स्थैतिक घर्षण बल है या सीमांत घर्षण बल है, और जो R है वो अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो सीमांत घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को घर्षण गुणांक म्यूएस कहते हैं। सीमांत घर्षण बल Fs तथा विलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को घर्षण गुणांक म्यूएस कहते हैं। चूंकि ये अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आ जाते हैं घर्षण कोण की परिभाषा पर। तो घर्षण कोण क्या होता है, सीमा, ये हमने चित्र बना रखा हुआ है, ये Fs है। जब इस पर हम इधर की ओर बल लगाएंगे तो घर्षण बल इधर की ओर लगेगा और इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ये है, और इधर इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। तो यहाँ पर ये और ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, आपका सीमांत घर्षण बल है, ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। इन दोनों का जो परिणामी P होगा वो जो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P, ये P लिखा हुआ है, परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो tan थीटा यस बराबर म्यू यस। ध्यान रखेंगे ये घर्षण बल है और यह अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इस पर एक आंकिक प्रश्न बहुत आता है, बहुत बेहतरीन, उसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य छात्रों के साथ शेयर करें। ये एग्ज़ाम सीरीज़ आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी 5-6 दिन तक लगातार, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके हल भी पढ़ेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।